हाँ, नमस्कार साथियों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर इंडियन स्कॉलर्स की जो हम कर रहे हैं, जो यूजीसी नेट सेट का सिलेबस और कॉलेज का पीजीटी का जो पेपर रहता है, जिसके अंदर भारतीय राजनीतिक सिद्धांतकारों का एक भाग रहता है, उस भाग को आगे बढ़ाते हुए आज की इस चर्चा का विषय हमारा राम मनोहर लोहिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। और राम मनोहर लोहिया भारतीय राजनीति के एक मौलिक राजनीतिक विचारक हुए हैं, एक सफल अर्थशास्त्री भी हुए हैं, एक समाजवादी भी हुए और एक महान देशभक्त भी रहे। और आज के समय के अंदर राम मनोहर लोहिया जी के ऊपर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अलग से चेयरें भी स्थापित की गई है, जिस पे राम मनोहर लोहिया जी के अलग अलग वक्तव्यों के ऊपर या अलग अलग सिद्धांत के ऊपर उनके बहुत सारी रिसर्च स्कॉलर्स के द्वारा पीएचडी भी की गई, रिसर्च भी की गई है। और बहुत सारे लोगों के द्वारा राम मनोहर लोहिया जी के विचारों पे अभी भी जो रिसर्च है, शोध का जो कार्य है, वो लगातार जारी है। परंतु जैसा कि आपको मालूम है, हमारी इस चर्चा का जो विषय रहता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो बात महत्वपूर्ण है, उन्हीं बातों को हम डिस्कस करने की और बहुत ही संक्षेप के अंदर कोशिश करते हैं। तो आज की इस चर्चा के अंदर भी ऐसा कोई प्रश्न जो यूजीसी नेट सेट जीआरएफ और कॉलेज कैडर पीजीटी का कोई पेपर हो पॉलिटिकल साइंस का, तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि कोई भी ऐसा प्रश्न ना हो जो हमारी चर्चा से छूट जाए। तो जैसे हमने बात की कि राम मनोहर लोहिया जी एक मौलिक राजनीतिक विचारक रहे हैं, एक सफल अर्थशास्त्री थे, सफल समाजवादी थे और एक महान देशभक्त के रूप में राम मनोहर लोहिया जी को याद किया जाता है। राम मनोहर लोहिया जी का जो जन्म है 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद के अकबरपुर के अंदर हुआ था। और 23 मार्च को आपको पता है एक हमारे देश के तीन महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी। हालांकि भगत सिंह के ऊपर, इन तीन क्रांतिकारियों के ऊपर फिर कभी हम चर्चा कर लेंगे। और आज के हमारे चर्चा का विषय राम मनोहर लोहिया है। और राम मनोहर लोहिया जी 1914 के अंदर कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। और ये जो 1914 के अंदर जो कांग्रेस का वार्षिक जो सम्मेलन हो रहा था, गाया के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। 1934 के अंदर राम मनोहर लोहिया जी ने कांग्रेस सोशलिस्ट साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया था। और 1955 के अंदर राम मनोहर लोहिया जी ने भारतीय समाजवादी दल का निर्माण भी किया था। राम मनोहर लोहिया जी ने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का भी भारी समर्थन किया था। और 1963 के अंदर राम मनोहर लोहिया जी लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। राम मनोहर लोहिया जी एक महत्वपूर्ण स्कॉलर्स रहे, एक अच्छे सिद्धांतकार भी रहे। और इनकी ऐसी रचनाएं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा के आधार पे हम, जिसके अंदर एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952 के अंदर, एक्वे डिस्टेंट थ्योरी 1953 के अंदर, व्हील ऑफ हिस्ट्री 1955 के अंदर, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म 1963 के अंदर, फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड 1949 के अंदर। राम मनोहर लोहिया जी का जो समय अवधि है, वे भी कई भागों के अंदर हम उसको विभाजित करते हैं। अपने आरंभिक समय के अंदर जो राम मनोहर लोहिया जी कट्टर मार्क्सवादी थे, वे मार्क्सवाद के विचारों से काफ़ी अधिक प्रभावित रहे। परंतु कुछ समय के बाद जब उन्होंने सोवियत संघ के अंदर जिस तरह से मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था और व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता को दबाया जा रहा था, उससे जो राम मनोहर लोहिया जी का है, मार्क्सवाद के प्रति उन्होंने बहुत सारी बातों का, मार्क्सवाद का खंडन भी किया। राम मनोहर लोहिया ने मार्क्सवाद का जो खंडन है इस आधार पे किया क्योंकि उन्होंने मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत और भौतिकवादी विचारों को क्या है अस्वीकार किया, उसको स्वीकार करने का काम नहीं किया। राम मनोहर लोहिया जी लोकतांत्रिक समाजवाद के विचार के क्या समर्थक रहे हैं। और उनका ये मानना रहा है कि जो मार्क्स के इतिहास की जो भौतिकवादी जो व्याख्या है, वह भारतीय इतिहास के लिए सही नहीं या भारतीय इतिहास के लिए उपयुक्त नहीं है। राम मनोहर लोहिया जी ने समाज के अंदर समानता लाने के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जैसे आदर्शों को स्वीकार करने का काम किया था। लोहिया ने हिंद मजदूर सभा और हिंद किसान पंचायत का भी गठन करने का काम किया था। राम मनोहर लोहिया के द्वारा
जाति एवं वर्ग की बात की गई थी, और जाति और वर्ग के जो विचार है इसको भी राम मनोहर लोहिया जी ने क्या है, अस्वीकार किया था। जबकि जो गांधी के अनुसार ये मानना था कि जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज के अंदर जाति का जो महत्व है वो बहुत अत्यधिक है। उनका ये मानना रहा कि जो जाति और वर्ग के बीच क्या है, अपने आप में एक अंतर संबंध क्या है, विद्यमान है, क्योंकि जातियां परिवर्तित होकर वर्ग बन जाते हैं और वर्ग जातियों में परिवर्तित हो जाते हैं। और मानव जो इतिहास है वो केवल वर्गीय संघर्ष ही नहीं होता, बल्कि मानव इतिहास के अंदर बाकी भी कईयों तरह का जो संघर्ष है वो विद्यमान रहता है। जैसे जातियों के बीच संघर्ष होता है, और जातिगत वर्गों के समूह को स्वरूप को क्या है, निश्चित और जो परंपरागत होता है, और जबकि वर्गों का जो संघर्ष है वो शिथिल पड़ता जाता है। राम मनोहर लोहिया जी के गांधीवाद और समाजवाद का उन्होंने क्या है, सम्मिश्रण करने का या मिलाने का काम किया है। लोहिया ने गांधी जी के सत्याग्रह तथा खादी के प्रयोग का भी क्या है, समर्थन किया है, और इसके साथ साथ उन्होंने विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का भी पक्ष लिया है। राम मनोहर लोहिया जी का ये मानना रहा है कि गांधी जी का या गांधीवाद का जो अंधानुकरण ना करके उनके सिद्धांतों की जो अमूल्य बातें हैं उसको हमें व्यवहार के अंदर उतारना चाहिए। और राम मनोहर लोहिया जी ने समाजवाद के लक्ष्यों से क्या है, इतिहास की पुनर्व्याख्या के माध्यम से क्या है, ये दर्शाने का उन्होंने प्रयास किया। उनकी जो अपनी महत्वपूर्ण जो पुस्तक थी जो 1955 के अंदर पब्लिश होती, जिस बुक का नाम था व्हील ऑफ हिस्ट्री, में उन्होंने ये तर्क दिया कि इतिहास एक चक्र के समान घूमता रहता है। इस चक्र के अंदर राम मनोहर लोहिया जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने चतुर्युग के माध्यम से भारत के जो ऐतिहासिक चक्र है इसका जो सिद्धांत है उसको समझाने का काम क्या किया। उनका ये मानना था कि पहला सतयुग है, दूसरा त्रेता युग है, तीसरा द्वापर युग है और चौथा कलयुग है। और सतयुग से लेके कलयुग तक जो इतिहास के उत्थान तथा उसके पतन का जो चक्र है वो लगातार या बराबर घूमता रहता है। राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा गांधीवादी विचारों के अंदर भी संशोधन करने का काम किया गया, और गांधीवादी विचारों के अंदर जब वो संशोधन कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे गांधीवादी विचारों के अंदर क्या हुआ है, उनको स्वीकार करते थे, मानते थे, और परंतु गांधी के जो सत्याग्रह के जो विचार है उसको राम मनोहर लोहिया के द्वारा इसको पुनर्भाषित करने का या दोबारा से इसको इसके अंदर संशोधन करने का काम किया गया। उनका ये मानना था कि सत्याग्रह जन सामान्य को क्या है, आंदोलित करके और विशेष लक्ष्य को पूर्ण करने का क्या है, एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने तानाशाही तथा असंवेदनशील सरकार के विरुद्ध हिंसा का भी समर्थन किया था, और राम मनोहर लोहिया जी का एक महत्वपूर्ण स्लोगन ये भी रहा या नारा ये था कि भोजन दो या हमें जेल में रखो। इसके साथ साथ राम मनोहर लोहिया जी ने अंग्रेजों के घेराव की पद्धति का भी क्या है, समर्थन किया गया था। इसके साथ राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा गांधी जी के जो ट्रस्टीशिप जो आपका सिद्धांत था उसका भी क्या उन्होंने अस्वीकार किया था। और राम मनोहर लोहिया जी का ये मानना था कि निजी संपत्ति के उन्मूलन का क्या उन्होंने समर्थन किया था। उनका ये मानना था कि भूमि पर खेती करने वालों का क्या अधिकार होना चाहिए। जबकि गांधी जी के द्वारा ट्रस्टीशिप का जो उनका कॉन्सेप्ट रहा है, गांधी जी अपने ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट के अंदर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि अमीरों के पास बहुत अधिक संपत्ति है तो जैसे कार्ल मार्क्स कहता था कि जो सर्वहारा वर्ग है उसने बुर्जुआ वर्ग से अपने हकों को छीनना है और अपने हिस्से की जो संपत्ति हुई उनसे छीन लेनी है। जबकि गांधी जी का ट्रस्टीशिप जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं कहता। ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट के तहत गांधी जी ये कह रहे हैं कि जिनका उत्पादन के संसाधनों के ऊपर नियंत्रण है उन्हें क्या है, अपनी उस संपत्ति को भगवान की संपत्ति मानना चाहिए और उसका जो प्रयोग है इस तरह से करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। परंतु राम मनोहर लोहिया जी ने ट्रस्टीशिप का ये जो कॉन्सेप्ट है गांधी जी को इसको भी अस्वीकार किया था। इसके साथ साथ राम मनोहर लोहिया जी ने भारी औद्योगिकरण का भी समर्थन किया था, और
उन्होंने चरखे के जो चरखा जो गांधी जी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है या विचार रहा है, इस विचार का भी क्या है उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। और राम मनोहर लोहिया जी ने त्वरित औद्योगिकरण एवं विकेंद्रीकरण के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए काम किया। राम मनोहर लोहिया जी को यदि लोकतांत्रिक समाजवादी के रूप में हम इनको याद करते हैं, और राम मनोहर लोहिया जी गांधी जी से तो काफ़ी प्रभावित थे ही, परंतु इसके साथ साथ वे समन्वयवादी विचारधारा के क्या बहुत अधिक समर्थक रहे। समन्वयवादी विचारधारा का मतलब होता है सभी गुटों के बीच समन्वय या कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। राम मनोहर लोहिया जी गांधीवादी तकनीकों के माध्यम से समाजवाद लाने पे उन्होंने भी क्या है बल दिया था, और समाजवाद के अंदर जो एशियाई दृष्टिकोण पे क्या उन्होंने बल दिया। और लोहिया ने समाजवाद को क्या है समानता तथा संपन्नता का क्या है एक प्रतीक माना था। और समाजवाद के जो 3 सिद्धांत थे, सभी उद्योगों तथा बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करना, समूचे संसार में जीवन स्तर सुधारना तथा एक विश्व संसद की स्थापना करना उनका मुख्य लक्ष्य या इनके मुख्य तत्व रहे। इसके साथ आर्थिक समाजवाद की स्थापना हेतु उन्होंने कुटीर उद्योगों का बात की, आर्थिक एवं जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण तथा ग्राम पंचायतों की स्थापना को भी उन्होंने अपने समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक माध्यम माना। राम मनोहर लोहिया जी जब समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो वह समाज के अंदर जो आर्थिक विषमता है, आर्थिक विषमता को बहुत सारे व्यक्ति ऐसे जिनके उत्पादन के संसाधनों पर बहुत अधिक नियंत्रण, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनका उत्पादन के संसाधनों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, जिस कारण समाज के अंदर रिच और पुअर के बीच जो खाई है, जो गैप है, वो बहुत अधिक बढ़ गया है। राम मनोहर लोहिया जी का ये मानना रहा है कि समाज के अंदर यदि हमने आर्थिक विषमता को ओवरकम करना है, तो इसके लिए हमें कुछ एक काम करने पड़ेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट में वही ये सुझा रहे हैं कि उत्पादन मूल्य से क्या है जो विक्रय मूल्य है वह क्या 1.5 गुने से अधिक नहीं होना चाहिए। सेकंड, औसत आय में निरंतर वृद्धि होती रहनी चाहिए। थर्ड, कृषि क्षेत्र में हमें क्या क्रांतिकारी परिवर्तन किए जाएं, सिंचाई सुविधाओं के अंदर वृद्धि होनी चाहिए, और भू अन्न सेना का क्या निर्माण होना चाहिए, जो बेकार पड़ी जो कृषि है उसको भूमि योग्य बना सके। फोर्थ के अंदर वो कह रहे हैं कि हमें उत्पादन के साथ साथ हमें क्या है वितरण की व्यवस्था को भी क्या हमें संतुलित बनाना चाहिए। फिफ्थ के अंदर वो कह रहे हैं कि अन्न बांटो आंदोलन पर हमें बल देना चाहिए तथा राज्य की ओर से मुफ्त रसोई घर स्थापित करने की राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा क्या सलाह दी गई थी। और अनाज के व्यापार का भी क्या है समाजीकरण का जो सुझाव है वो राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा दिया गया। राम मनोहर लोहिया जी का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट रहा है 4 पिलर का या चौखंबा शासन का। अपने चौखंबा शासन के अंतर्गत राम मनोहर लोहिया जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो समाजवादी जो प्रजातंत्र के ऊपर अपनी इनकी अनूठा विश्वास रहा है और स्वचेतना की जो भावना है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में क्या है सहायक रही है। और लोकतंत्र में जो शक्ति का जो स्रोत है नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए। और इनकी जो महत्वपूर्ण जो रचना रही एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी के अंदर वे कह रहे हैं उन्होंने अपने चौखंबा शासन का विचार दिया था, जिसमें उन्होंने निम्न स्तर पर ग्राम और मंडल, उसके ऊपर राज्य या प्रांत तथा सबसे ऊपर उन्होंने क्या है एक केंद्रीय सरकार की इकाई होंगी। और ये जो व्यवस्था होंगी संघात्मक शासन व्यवस्था होंगी। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है एक तरफ केंद्र की सरकार होती है और दूसरी तरफ राज्यों की सरकारें होती है, और केंद्र की सरकार और जो राज्यों की सरकार है अलग अलग विषयों के ऊपर कानूनों का निर्माण करती है। संघात्मक सरकार का भी जो विचार है जो कि हमने कनाडा के संविधान से लिया, ये भी इस बात का भी जो समर्थन है राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा किया गया था। राम मनोहर लोहिया जी की चौखंबा शासन के अंतर्गत वे कह रहे हैं कि ग्राम होगा, फिर उसके बाद मंडल होगा, फिर प्रांत होगा, और चौथे नंबर पे क्या है केंद्र होगा। और जो 4 समान प्रतिभा व जो समान वाले खंभों में क्या है शक्ति का बिखराव होगा, विकेंद्रीकरण होगा। राम मनोहर लोहिया जी का ये मानना था
कि सबसे पहले क्या है, जो चुनाव होगा वह ग्राम के लिए, पंचायतों के लिए होगा, और ग्राम पंचायतों से क्या है, एक मंडल का चुनाव करेंगे, और मंडल से क्या है, प्रांत का चुनाव करेंगे, और प्रांत से क्या होगा, केंद्र का चुनाव होगा। और इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का भी बात होनी चाहिए, मतलब जो शक्तियों का जो बिखराव है इन अलग अलग संस्थाओं के अंदर या चारों संस्थाओं के अंदर होना चाहिए। इसके साथ साथ चौखंबा शासन में राज्य की जो सशस्त्र सेना है वह केंद्र के पास होनी चाहिए, जो सशस्त्र या पुलिस ये प्रांत के पास होंगी, और जो अन्य जो पुलिस है वह मंडल या ग्राम के अधीन होनी चाहिए। इसके साथ साथ चौखंबा शासन का जो उद्देश्य है वह व्यक्ति को राजनीतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना होना चाहिए। और उन्होंने अंग्रेजी हटाओ अभियान भी राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा चलाया गया था। इसके साथ साथ राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा जो दंड शक्ति का जो प्रयोग है वो निष्पक्षता से न्याय हेतु विधि के अनुकूल होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली का भी विरोध किया था, जो कि केंद्रीकरण पर आधारित है। राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा हालांकि संघात्मक शासन प्रणाली का विरोध समर्थन किया गया था, परंतु भारतीय जो संघात्मक शासन प्रणाली है जिसका जो झुकाव वो केंद्रीकरण की तरफ अधिक है, इस जो प्रणाली का है, संघात्मक शासन प्रणाली का क्या है, राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा क्या है, विरोध किया गया था। उनका ये मानना रहा था कि भारत में जो जिलाधिकारी है और जनपद जो प्रशासन भी क्या है, केंद्रीयकरण पर क्या है, आधारित है, जो लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए क्या है, बहुत नकारात्मक है। राम मनोहर लोहिया जी का ये मानना था कि इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर जो लोग चुने जाते हैं, जो जिलाधिकारी के रूप में, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के रूप में काम करते हैं, ये जो अधिकारी है वह केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसी के द्वारा चुने जाते हैं, और ये अलग अलग प्रांतों के अंदर काम करते हैं, परंतु इनके ऊपर जो नियंत्रण है वह लगभग केंद्रीय एजेंसी या केंद्र की सरकार का रहता है। इस बात की भी जो आलोचना है वह हमारे किसके द्वारा की गई थी, ये बात की जो आलोचना है राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा इस बात की भी आलोचना की गई थी। ठीक है। और राम मनोहर लोहिया जी का ये भी मानना था जो भारतीय जो संघवाद है ये लोकतंत्र व स्वतंत्रता के लिए भी क्या है, हानिकारक है, जिसके अंदर क्या है, केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है अधिक रहती है। इसके साथ साथ राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा विश्व संसद एवं विश्व सरकार का भी विचार दिया गया था। अपने विश्व संसद व विश्व सरकार के अंदर राम मनोहर लोहिया जी ये कह रहे हैं कि इसमें जो वयस्क मताधिकार पर चुनी हुई व जो सीमित अधिकार वाली क्या है, जो विश्व का सरकार है वह क्या, पांचवा स्तंभ या पांचवा खंभा जोड़ने की भी जो बात है वह राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा की गई थी। राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा विश्व संसद के निर्माण का भी सुझाव दिया गया था तथा भारत और पाकिस्तान के बीच परिसंघात्मक शासन के निर्माण का भी समर्थन किया गया था। ये सारे के सारे जो पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके साथ साथ राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा सप्त क्रांति की अवधारणा भी दिया गया था। 7 रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट उनके द्वारा दिया गया था, जो कि परीक्षा के लिहाज से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन 7 क्रांतियों के अंदर राम मनोहर लोहिया जी फर्स्ट के अंदर कह रहे हैं कि हमें स्त्री और पुरुष के बीच समानता की प्राप्ति के लिए हमें कार्य करना होगा या हमें क्रांति करनी होगी। सेकंड, चमड़ी या रंग के आधार पर जो राजकीय, आर्थिक और दिमागी असमानता है इसके बीच में हमें क्रांति करने की जरूरत है। थर्ड के अंदर संस्कारागत या संस्कारगत जन्मजात जाति पाति के खिलाफ व पिछड़ों के विशेष अवसर के लिए हमें क्रांति करनी होगी। फोर्थ के अंदर विदेशी गुलामी के खिलाफ और स्वतंत्रता एवं विश्व लोकतंत्र के लिए भी हमें क्या क्रांति करनी होगी। फिफ्थ के अंदर वे कह रहे हैं कि निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ व आर्थिक समानता के लिए तथा योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने हेतु हमें क्या क्रांति करनी चाहिए। सिक्स्थ के अंदर वे कह रहे हैं कि निजी जीवन के में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ व लोकतंत्र पद्धति के लिए भी क्या हमें क्रांति करनी होगी। सेवंथ के अंदर वे कह रहे हैं कि अस्त्र शस्त्र के खिलाफ व सत्य
ग्रह की प्राप्ति के लिए भी हमें क्रांति करने की जरूरत रहती है। और राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा जो समाजवादी समाज की संकल्पना की गई थी, अपनी समाजवादी समाज की संकल्पना करने के लिए राम मनोहर लोहिया जी का ये मानना रहा था कि भारत में जो व्याप्त है जो सामाजिक जो विषमता है वह भारतीय समाज के पतन के लिए क्या बहुत जिम्मेवार है, जिसमें वो कुछ एक बातों को वो काउंट कर रहे हैं, गिनाने का काम कर रहे हैं। पहले के अंदर राम मनोहर लोहिया जी ये कह रहे हैं कि जो जाति पाति ये क्या समाजवाद के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, और वर्ग व्यवस्था ने भी जाति प्रथा को क्या है जन्म दिया है, जिससे क्या है समाज के अंदर जो छुआछूत की भावना है उसको फैलाने का काम किया है, और जाति की जकड़न ने क्या है भारतीय सामाजिक जीवन को क्या है प्राणहीन कर दिया है, ऐसा राम मनोहर लोहिया जी का मानना रहा है। सेकंड के अंदर वे कह रहे हैं कि वर्ण अथवा जाति का जो आधार है वह स्वभाव तथा कर्तव्य विभाजन है, और कर्म की जो प्रतिष्ठा क्या है होनी चाहिए ना कि जन्म की, और जाति प्रथा की समाप्ति के लिए क्या है लोहिया ने सहभोज व अंतर जातीय विवाह का भी क्या सुझाव दिया था। थर्ड के अंदर समान अवसरों के जो बजाय हमें विशेष अवसरों की व्यवस्था करने से क्या है जाति प्रथा की जड़ों पे क्या है उस पर प्रहार किया जाना चाहिए। फोर्थ के अंदर अस्पृश्यता है जो हिंदू जाति पर एक कलंक के समान है, अस्पृश्यता की वजह से ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या है भारत का अपमान हो रहा है। ठीक है। फिफ्थ के अंदर राम मनोहर लोहिया जी ने क्या है स्त्री पुरुष समानता पे भी बल दिया है तथा स्त्रियों के लिए शिक्षा स्वतंत्रता व समानता के उचित प्रबंध करने की वकालत की है, और स्त्री को आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनाने की क्या है राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा वकालत या हिमायत की गई है, और समान कार्य के लिए समान वेतन की बात हो, अवसर और विधि की समानता की बात हो, और विशेष अवसरों की जो वकालत है वह राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा की गई है। सिक्स्थ के अंदर राम मनोहर लोहिया जी कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता व जो सांप्रदायिक जो राजनीति है वह समाजवादी समाज के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा रही है या रुकावट रही है। जब तक जो सांप्रदायिकता का अंत नहीं हो जाता तब तक समाज के अंदर सहयोग की जो स्थिति है वह नहीं आ सकती। सेवंथ के अंदर राम मनोहर लोहिया जी कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता की समाप्ति के लिए क्या है हमें 5 सुधार क्या है आवश्यक है। हृदय परिवर्तन, इतिहास की उचित व्याख्या, राजनीति में सुधार, भाषा संबंधी उदार नीति व धार्मिक प्रयास, ये जो सांप्रदायिक समरसता के लिए क्या बहुत आवश्यक रहते हैं। एट्थ के अंदर अंग्रेजी हटाओ आंदोलन द्वारा भाषाई विषमता को समाप्त करने का प्रयास किया गया, और अंग्रेजी को समाप्त कर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की भी वकालत है वह राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा की गई थी। नाइन्थ के अंदर रंग भेद को मानवता विरोधी उन्होंने माना, और पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा का जो विरोध है वह राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा किया गया, और विधवा विवाह तथा नारी शिक्षा पर भी जो बल है वह राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा दिया गया। अब राम मनोहर लोहिया जी का पिछड़े वर्ग आंदोलन एवं उन्होंने अंग्रेजी का भी विरोध किया गया था। राम मनोहर लोहिया जी का ये मानना था कि कांग्रेस के विरोध में क्या है जो पिछड़ी जातियों को क्या है लामबंद किया है तथा गैर कांग्रेसी दलों को एकत्रित करने का काम किया है। उनका ये भी मानना रहा है कि कांग्रेस के जो विजय का जो मूल कारण रहा है वो विपक्षी दलों के बीच एकता का अभाव रहा है। उन्होंने हिंदी भाषा को क्या है समर्थन देने का काम किया है, या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के क्या राम मनोहर लोहिया जी बहुत बड़े हिमायती रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन पद्धति के बारे में राम मनोहर लोहिया की बात करें तो राम मनोहर लोहिया जी का ये मानना रहा है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या है हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन ये जो संघर्ष है ये समाजवादी यूरोपीय के संघर्ष से क्या होगा एक अलग होगा या भिन्न होगा। राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा संघर्ष के 3 प्रकार बताए गए थे, फावड़ा, मत व जेल। ये बहुत सारे जो प्रश्न जिनकी हमने चर्चा कर ली
यूजीसी नेट सेट के अंदर कईयों बार इस पे प्रश्न बने, ठीक है। और संघर्ष के कितने तरीके या प्रकार राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा बताए गए हैं। 3 तरीके बताए गए, जैसे फावड़ा, मत व जेल। फावड़ा को क्या है, राम मनोहर लोहिया कर्मशीलता का प्रतीक मानते हैं। मत को वे जनमत का मानते हैं। और जेल हुए क्या है, प्रतिरोध, बुराई के प्रतिरोध का क्या है, एक सीधा उपाय है। और ये सभी जो परस्पर पूरक है। और संसद परिवर्तन का संपूर्ण माध्यम नहीं हो सकती। और सामाजिक परिवर्तन हेतु क्या है, लोहिया जी ने क्या है, लोहिया ने क्या है, अहिंसात्मक साधनों वाली जो गांधीवादी जो तकनीकों क्या है, इसको अपनाने की बात की है। राम मनोहर लोहिया जी का ये भी मानना रहा है कि व्यक्ति व समुदाय को सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर अनैतिक कानून को बदलने हेतु क्या है, संघर्ष करना चाहिए, ठीक है। या संघर्ष करने का उनके आम जनता के पास अधिकार रहता है। तो आज की इस चर्चा के अंदर हमने राम मनोहर लोहिया जी के उन विचारों को जानने की कोशिश की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज की ये जो चर्चा है आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाली। थैंक यू सो मच।